थर्ड लेक्चर है आज, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मेरा टारगेट तो यही है कि इसको खत्म किया जाए 7 लेक्चर के अंदर अंदर। बाकी देखते हैं हो पाता है या नहीं। लास्ट वाला लेक्चर वेस्ट हो गया एकदम, नहीं तो मैं जितना सोच के आया था उतना पढ़ा नहीं पाया मैं। आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा। चलिए देखो, हम लोग भाई यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसके 2 सेक्शन होते हैं, एक तो लिगेंड होता है और एक उसमें कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम होता है। तो हमें 2 लोगों की नेमिंग करनी, एक तो लिगेंड की नेमिंग करनी है और एक हमें सेंट्रल। तो बोलेंगे हमारे लिगेंड 3 टाइप के हो सकते हैं, ऐसे लिगेंड जिन पे नेगेटिव चार्ज हो तो एनाइनिक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पे कोई चार्ज नहीं हो लाइक वाटर है, H2O है, अमोनिया है, NH3, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे केटाइनिक और सॉरी न्यूट्रल लिगेंड। जिन पर कोई चार्ज नहीं हो वो न्यूट्रल लिगेंड, और ऐसे लिगेंड जिन पर पॉजिटिव में चार्ज हो तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कैटाइनिक लिगेंड। तो हम लोग एक बार एनाइनिक लिगेंड का नेम पढ़ेंगे, एक बार कैटाइनिक लिगेंड का और एक बार न्यूट्रल लिगेंड। नेमिंग ऑफ एनाइनिक लिगेंड। एनाइनिक लिगेंड के नेम के लास्ट में ई हटा के ओ लगाना है बस। जो सफिक्स होता है, अगर आइड हो तो आइडो, आइट हो तो आइटो और एट हो तो एटो। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था तुम्हें, जैसे हेलाइड हो तो उसको हेलाइडो बोल सकते हैं या फिर हेलो बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो और क्लोरो। फिर उसके बाद देखो लेफ्ट वाले में, देखो लेफ्ट वाले में टॉप से बॉटम पढ़ रहा हूँ मैं। OH माइनस है तो उसको हाइड्रोक्साइडो बोलेंगे, O2 माइनस है तो उसको ऑक्साइडो बोलेंगे, ऑक्साइड से आया इसलिए, और इसको ऑक्सो भी बोल सकते हैं हम लोग। O2 माइनस है तो परऑक्साइड है तो परऑक्साइडो, और इसको परऑक्सो भी बोल सकते हैं। O2 माइनस है एक्चुअल में सुपर ऑक्साइड है, इसको सुपर ऑक्साइडो या फिर सुपर ऑक्सो भी बोल सकते हैं। H2 माइनस सल्फाइड है तो सल्फाइडो, NH2 पर -1 है तो अमाइड है तो अमाइडो, NH पर 2 माइनस है तो इमाइड है तो इमाइडो। ऐसे ही N3 माइनस नाइट्राइडो, N3 पर -1 अजाइडो, HS माइनस हाइड्रोजन सल्फाइडो। फिर राइट साइड में आ जाते हैं तो सल्फेट है तो सल्फेटो, ये L भी आएगा बीच में, L मिस हो गया यहाँ पर। फिर नाइट्रेटो, नाइट्रेट है तो NO2 माइनस इज नाइट्राइट, है ना। अब देखो यहाँ पर है ना, ये जो ये नेम है इनको ध्यान से देखो, ये वाला NO2 माइनस है नाइट्राइट तो नाइट्राइटो। ऐसे ही NO2 माइनस एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, नाइट्रोजन से भी डोनेशन कर सकता है, ऑक्सीजन से भी। जब नाइट्रोजन से डोनेशन हो तो बोलेंगे नाइट्राइटो N, जब ऑक्सीजन से डोनेशन हो तो नाइट्राइटो O। IUPAC नॉमेनक्लेचर यही है इसका। ऐसे ही साइनाइड को साइनाइडो C या साइनाइडो N, डोनेशन साइट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। फिर है हमारे पास C2O4 माइनस ऑक्सिलेट है तो ऑक्सिलेटो। अब देखो ये लास्ट ये 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी नेमिंग थोड़ा मतलब याद रहता नहीं है इसलिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। GLY को बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ACAC को बोलते हैं एसिटाइल एसिटनेटो, DMG को बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और जैसे CO3 माइनस है तो कार्बोनेट तो कार्बोनेटो। इतनी बात समझ आती है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, एनाइनिक सर आपकी आवाज कट रही है। हम लोग आगे बात करते हैं इस पेपर को, थोड़ा आवाज कटनी तो नहीं चाहिए यार। क्लियर नहीं आ रही सभी को मेरी आवाज कटी हुई सुनाई दे रही है? हाँ सर, क्या? हाँ सर, बीच बीच में क्लियर यार नहीं आ अभी रही। बीच सर अभी ठीक है, बीच बीच में कट रही है। यार शायद नेटवर्क इशू हो जाता होगा कभी कभी, अदरवाइज यार नेटवर्क तो बराबर आ रहे हैं। डेली सेम प्लेस पे बैठ के ही पढ़ाता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, अभी सही आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो मैंने नेक्स्ट हेडिंग डाली है नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। तो इसमें मैंने लिखा है, पहले हमने एनाइनिक लिगेंड पढ़ लिया, ओ लगा देना है, ठीक है। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड क्या है? हम नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड में देखो हमने लिखा है नेम रिमेन्स अनमॉडिफाइड एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस वेयर स्पेशल नेम्स आर यूज्ड, है ना। अब उसमें क्या होगा, स्पेशल नेम हम लोग यूज करेंगे।
तो उसमें कोई रूल नहीं है हमारे पास कि स्पेशल नेम कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसको हमें याद ही रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, H2O में नेम तो वाटर होता है, बट स्पेशल नेम हम लोग यूज करेंगे या तो एक्वा या एक्वो, तो इसमें स्पेशल नेम यूज हो रहा है। NH3 है तो इसको अमीन बोलेंगे, है ना। अमीन में 2 M आएंगे, देखो मैंने उसमें नीचे अंडरलाइन करके स्टार मार्क भी किया है। CH3NH2 है तो मिथाइल अमीन, इस मिथाइल अमीन में एक ही M है, इसको भी ध्यान रखना है। CO को बोलेंगे कार्बोनिल, CO है ये कार्बोनिल। NO को बोलेंगे नाइट्रोसिल, ये यूरिया है तो यूरिया को तो यूरिया ही बोल रहे हैं। P4 को टेट्राफॉस्फोरस, एसिड हुआ तो ऑक्टा सल्फर। ठीक है, समझ आती है इतनी बात। ये ऑक्टा सल्फर को अच्छे से लिख देता हूं, बोलो। हाँ यस सर। सर। तो जितने भी पॉपुलर थे हमारे वो मैंने बता दिए, कुछ और भी बचे हैं अभी। जैसे कि NH2 CH2 CH2 NH2 EN है तो इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन, जैसा नेम है सेम वैसा ही बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही CH3 CHNH2 CHNH2 है ना, इसको बोलते हैं PN प्रोपाइलिन डायमीन। ठीक है, एक होता है PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। एक होता है PPH3 मतलब फास्फोरस के तीन तरफ क्या है, फिनाइल ग्रुप है, जिसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ऐसे डाइपाई होता है, इसको बोलते हैं डाइपेरिडिल। तो ये नेम डायरेक्टली याद रखने हैं हमको, है ना, इसमें कोई रूल नहीं है। सारे के सारे नेम जितने भी इंपॉर्टेंट है हमारे काम के हैं, कितने लिखे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लोगों के नाम लिखे, सभी नाम याद रखे। वाटर का एक्वा या एक्वो, NH3 का अमीन 2 M है, मिथाइल अमीन, कार्बोनिल CO का, NO का नाइट्रोसिल, यूरिया का एज इट इज है, P4 का टेट्राफॉस्फोरस, एसिड का ऑक्टा सल्फर, EN का हमें पता ही था इथिलीन डायमीन होता है, PN का भी हमें पता ही था प्रोपाइलामीन होता है, PH3 का सेम है फॉस्फीन, PPH3 का भी सेम है ट्राइफिलाइन फॉस्फीन, डाइपाई का डाइपेरिडाइल सेम है। इतनी बात क्लियर है, यस सर। बोलो। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड की नेमिंग क्या होगी, देखो जनरली हमें कैटायनिक लिगेंड तो देखने को मिलेंगे ही नहीं, या तो न्यूट्रल मिलेंगे या एनायनिक मिलेंगे। बट कैटायनिक लिगेंड के दो सबसे फेमस एग्जांपल है, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। इसमें लिखा है नेम एंड्स विद EM, मतलब उसमें EM सफिक्स हमारे को मिलेगा। ये दो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, क्या है, NO प्लस को बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, NO प्लस को बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, NH2 N2H5 प्लस हो या हाइड्राजीनियम। क्यों, क्योंकि ये हाइड्राजीन से आया है। N2H4 क्या होता है, N2H4 इज हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन ने एक H प्लस ले लिया तो उससे बन गया हाइड्राजीनियम। कैटायनिक लिगेंड इतना खास नहीं है, न्यूट्रल और एनायनिक लिगेंड पर ही फोकस करें। तो हमने देखो लिगेंड्स के बारे में पूरी नेमिंग हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें लिखा है नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज मॉडिफाइड इफ सेंट्रल एटम अपीयर इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट, अदरवाइज नेम रिमेन्स अनमॉडिफाइड। हम बोलते हैं कि अगर जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर सेंट्रल एटम होगा और लिगेंड भी होगा, अगर उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस वाला चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम सेंट्रल एटम का नेम को मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड कैसे करेंगे, सफिक्स्ड विथ 8 लगाएंगे एज ए सफिक्स। और अगर हमारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल रहता है वो, तब नेम मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो नेम जो होगा सेंट्रल एटम का उसका सफिक्स 8 कर देंगे। बात समझ आती है मेरी। हाँ सर। फिर देखो मैंने एक टेबल भी बनाई है, टेबल के फर्स्ट कॉलम में लिखा है मेटल, सेकंड कॉलम में लिखा है नेम इन न्यूट्रल / कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो नेम रिमेन्स अनमॉडिफाइड, नेम चेंज नहीं होगा। और अगर मेरा नेम इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है सबसे लास्ट कॉलम में,
एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो नाम के लास्ट में 8 लग जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखा है स्कैंडियम, तो न्यूट्रल या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में वो स्कैंडियम ही रहेगा, बट एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? स्कैंडेट हो जाएगा। ईएम हटके 8 लग गया है, ईएम हटके 8 लग गया है, ठीक है। ऐसा ही सेम टाइटेनियम है, न्यूट्रल और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम ही रहेगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में टाइटेनेट। वेनेडियम है, न्यूट्रल और कैटाइनिक में वेनेडियम ही रहेगा, एनाइनिक में वेनेडेट। क्रोमियम तो क्रोमेट, मैंगनीज तो मैंगनेट, आयरन का फेरेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट और कॉपर का क्यूपरेट। समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए सेम ऐसे ही और एग्जाम्पल भी हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं थोड़े बहुत, कि अगर जैसे मान लो जिंक होता है तो जिंक का न्यूट्रल या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में तो जिंक ही रहेगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? जिंकेट। जिंकेट। सिल्वर देखो कुछ कुछ पे स्टार मार्क किए हैं, जैसे आयरन पे स्टार मार्क किया था, कॉपर पे स्टार मार्क किया है, क्योंकि आयरन से वो आयरनेट नहीं हो गया है, वो फेरेट हुआ है। कॉपर से कॉपरेट नहीं हुआ है, क्यूपरेट हुआ है। ऐसे ही सिल्वर से सिल्वरेट नहीं हुआ है, अर्जेंटेट हुआ है, इसलिए सिल्वर पर स्टार मार्क। ऐसे ही एयू गोल्ड होता है तो गोल्ड से गोल्डेट नहीं हुआ है, ऑरेट हुआ है, इसलिए स्टार मार्क। पीबी लेड पर स्टार मार्क किया है, क्योंकि लेड से लेडेट नहीं हुआ है, प्लम्बेट हुआ है। एमओ मॉलिब्डेनम होता है, मॉलिब्डेनम का स्पेलिंग देख लेना, शायद सही लिखा होगा वैसे तो मैंने, वो मॉलिबिडेट हो जाता है। एचजी मरकरी से क्या हो जाता है? मर्क्यूरेट हो जाता है। तो बस इसी चीज को हमें ध्यान रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने सारे लिखा दिए, थर्ड पीरियड पूरा लिख दिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फिर जिंक के अलावा एजी, एयू, पीबी, मॉलिब्डेनम और मरकरी। ठीक है, जो जनरली हमारे को देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मैंने लिख ही दिए। समझ में आती है? सेंट्रल एटम का नेम कैसे लिखेंगे सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है, सेंट्रल एटम का नेम क्लियर है। तो अब जैसे मैंने दो एग्जांपल भी लिखे हैं नीचे, K4Fe6 में आयरन होगा फेरेट, और CONH3 में कोबाल्ट, सिर्फ कोबाल्ट ही रहा है, कोबाल्टेट नहीं हुआ है। एग्जांपल 1 और 2 में देख लीजिए, दिख रहा होगा सभी को। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कोबाल्ट वाले इसमें ना पॉजिटिव चार्जेस पेयर थे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में, तो वही नहीं रहेगा। कोबाल्ट वाले स्फीयर में जो हमारा कोबाल्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव या न्यूट्रल होगा तो एज इट इज जो नेम होगा अनमॉडिफाइड रहेगा। और अगर एनाइनिक चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ स्क्वायर ब्रैकेट पे तो 8 लग जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो हमने देखो अभी तक सिर्फ ये देखा है कि लिगेंड का नेम कैसे करेंगे, उसमें एनाइनिक लिगेंड अलग देखा जिसमें O लगा देते हैं। कैटाइनिक लिगेंड तो दो ही पढ़े थे, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रोजीनियम, और हमारा जो न्यूट्रल लिगेंड था उसमें 10-12 नेम पढ़े थे। फिर सेंट्रल एटम में हमने बोला अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो 8, अगर पॉजिटिव या 0 चार्ज हुआ तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब रूल्स देखते हैं, रूल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, रूल्स इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रूल्स क्या है, रूल्स एक बार पढ़ लो, बाकी तो हम लोग लिख ही देते हैं नेम, है ना। इसके बाद है ना यार ये वाला पेपर में ये चीज, चलो मैं बता दूंगा, लास्ट पेपर आई थिंक। ठीक है, अब देखो रूल्स क्या है हमारे ना, रूल्स ऑफ नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखने के रूल्स क्या है? तो रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल, नेम ऑफ कैटाइनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनाइनिक पार्ट। तो ये तो देखो कोई सा भी सॉल्ट हो, चाहे सिंपल सॉल्ट हो, चाहे डबल सॉल्ट हो, चाहे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो, ठीक है, चाहे मिक्स्ड सॉल्ट हो, किसी भी तरह का सॉल्ट हो, हमेशा सॉल्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? कैटाइनिक पार्ट। कैटाइनिक पार्ट का। जैसे मैंने लिखा भी है नीचे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल करके लिखा भी है, जैसे हमारा सॉल्ट है NaCl, तो सोडियम का नाम ही पहले लिखा जाएगा,
हम क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड कैटाइनिक पार्ट रिटर्न फर्स्ट। चाहे कैसा भी सॉल्ट हो, सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट का नाम होगा, देन एनाइनिक पार्ट का नाम होगा। समझ गए? यस जी सर। चलिए पॉइंट नंबर 2, while writing name of complex part of coordination compound, naming of ligand done in alphabetical order। हम बोलते हैं कि जैसे मान लो हम कैटाइनिक पार्ट का उस कॉम्प्लेक्स को नेमिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड फर्स्ट, है ना, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम बोलेंगे कि हम लोग लिगेंड का नेम सबसे पहले लिखते हैं, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो हम कौन से लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, ये किससे डिसाइड करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड करेंगे हम लोग। समझ गए? हाँ सर। तो हमने लिखा है while writing name of complex part of coordination compound, naming of ligand is done first in the alphabetical order, prefixed with numbers denoting prefixes। अच्छा, और लिगेंड पे हम लोग प्रीफिक्स भी लगाएंगे विथ नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस। अगर मान लो कोई लिगेंड 3 बार आ रहा है तो लिखेंगे ट्राई, 2 बार आ रहा है तो डाई, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा, 5 बार आ रहा है तो पेंटा, ऐसे। समझ गए? जैसे कोई लिगेंड 2 बार आ रहा है तो उसके आगे डाई लगाएंगे, कोई लिगेंड 3 बार आ रहा है तो ट्राई लगाएंगे। तो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या था कि भैया देखो, कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करनी है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में लिगेंड भी होंगे और सेंट्रल एटम भी होगा। तो पहले नेमिंग किसकी करेंगे, पहले नेमिंग लिगेंड्स की करेंगे। अगर लिगेंड्स की करेंगे, अब लिगेंड्स एक से ज्यादा हुए तो उनकी नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा कि भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिख दो। और लिगेंड्स के नंबर को भी हमें डिनोट करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा प्रीफिक्स लगाकर। कोई लिगेंड 2 बार आ रहा है तो डाई लिख दो, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा लिख दो। और नीचे मैंने स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखा है, क्या, however number denoting prefixes are not used in alphabetical order। लाइक तुमने कहीं लिखा है लिगेंड का नेम, सपोज करो डाइक्लोराइडो, तो डाइक्लोराइडो नाम कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, डी। अबे सी से स्टार्ट हो रहा है, लिखा तो है स्टार मार्क करके। however number denoting prefixes are not used in alphabetical order। हमें चेक करना है कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका सी ही कंसीडर करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा को कंसीडर नहीं करना है। समझ गए? हाँ सर। डाई, ट्राई, टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। जो लिगेंड का नेम होता है वो किस वर्ड, किस अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, बस उसको देखना है। पहले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पॉइंट नंबर 3, स्पेशली इफ लिगेंड्स आर ऑफ ऑर्गेनिक नेचर or name already contains di, tri, tetra, then alternate prefixes like bis, tris, tetra, kis, etc. are uses। ये तो यूज लिखना चाहिए था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें ऐसा बोला है कि हम जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस में डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करें। इसके अलावा और भी है हमारे पास, क्या, 2 के लिए हम लोग बिस यूज कर सकते हैं, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकेस, 5 के लिए पेंटाकेस, ऐसे। तो जनरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक लिगेंड्स में यूज होता है। सर यूरिया ऑर्गेनिक नहीं है ना, इनऑर्गेनिक मानते हैं ना यूरिया को। यूरिया को इनऑर्गेनिक मानते हैं, ऐसे किसने बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। अच्छा, है ना। देखो अब है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, अब जैसे बेंजीन है, बेंजीन 2 बार आ गया तो उसको बिस बेंजीन बोलेंगे। यूरिया जैसे 3 बार आ गया तो ट्रेस यूरिया, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? थर्ड पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। पॉइंट नंबर 4, नाउ अभी तक हमने देखो फर्स्ट पॉइंट बोला कि भैया कैटायन का नाम पहले आएगा, एनायनिक पार्ट का नाम बाद में आएगा। सेकंड और थर्ड पॉइंट सिर्फ लिगेंड्स के नाम को बता रहे थे कि लिगेंड की नेमिंग कैसे करनी। फोर्थ पॉइंट, नाउ नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन, ब्रैकेट में लिखा है मैंने मॉडिफाइड। ये ऊपर जो 14 लिखा है ये तो पेज नंबर है ना मेरा, किसी जमाने में पेज नंबर लिख दिया था मैंने, हटा देता हूँ इसको।
हाँ ठीक है ठीक है। नाउ नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन ब्रैकेट में लिखा है मॉडिफाइड इफ सेंट्रल एटम अपीयर्स इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है वो तो हमें पता है। फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स इन पैरेंथेसिस, तो सबको पता होगा कि लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम लोग सेंट्रल एटम की नेमिंग करते हैं। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम लोग सेंट्रल एटम की नेमिंग करते हैं। अगर सपोज करो सेंट्रल एटम मेरा Fe2+ है तो उसका नाम या तो आयरन और ब्रैकेट में 2 और करके या फिर फेरेट ब्रैकेट में 2। अब वो आयरन होगा या फेरेट होगा किस बात पर डिपेंड करेगा कि अगर वो एनायोनिक पार्ट में है सेंट्रल एटम। एनायनिक पार्ट में तो फेरेट, अदरवाइज आयरन। समझ गए? हाँ सर। अब है ना ये पॉइंट नंबर 5 में मैं बोलूंगा, कोई मुझे एक्सप्लेन करके बताना ऐसा क्यों है ना। पॉइंट नंबर 5 जिस पर मैंने स्टार मार्क भी किया, देखो मुझे एक्सप्लेन करना। मैंने बोला इफ मोर देन वन टाइप ऑफ काउंटर आयन, काउंटर आयन का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ सर, जो मतलब वो चार्ज होता है ना कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे, वो मतलब बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में K4 है काउंटर आयन, सेकंड वाले में K2 और N2 है ना, Na2 है। तो देखो इसमें मैंने लिखा है इफ मोर देन वन टाइप ऑफ काउंटर आयन आर प्रेजेंट देन नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, अदरवाइज नॉट। वापस से मैं पढ़ रहा हूं। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ काउंटर आयन्स आर प्रेजेंट देन नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, अदरवाइज नॉट। जैसे है ना पहले वाले एग्जांपल में लिखा है K4 Fe6, तो हम टेट्रा पोटेशियम पे मैंने क्रॉस लगाया, नहीं नहीं नहीं, टेट्रा पोटेशियम गलत है, सिर्फ पोटेशियम लिखा सही है। बट अगर K2 Na2 है तो पोटेशियम सोडियम गलत है, डाई पोटेशियम डाई सोडियम सही है। एक से ज्यादा हो तो नंबर लगाने पड़ेंगे, जब एक ही टाइप का हो तो तब नहीं लगाने पड़ते। क्यों है ऐसा? सर जब एक ही हो तो वैसे भी फिक्स्ड ही है कितने नंबर होंगे, क्योंकि उसका चार्ज के हिसाब से ही होगा। हाँ समझ गए। देखो जैसे मान लो हमें पता है कि FeCN6 है, हमें पता है, ध्यान से सुनो जिनको समझ नहीं आया मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें पता है FeCN6 4- है और पता है एक ही टाइप का काउंटर आयन है जो कि पोटेशियम है, तो ऑब्वियसली पोटेशियम को 4 ही होना पड़ेगा, 4K+, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। बोलो। हाँ सर, हाँ। तो उसमें हमें नंबर बताने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा चार्ज फिक्स हो गया है, क्योंकि एक ही टाइप का है तो वही बैलेंस करेगा कैसे भी करके। बट एक से ज्यादा टाइप के हैं, और देखो अगेन FeCN6 4- है, अब K+ और 3Na+ भी पॉसिबल है, 3K+ और Na+ भी पॉसिबल है, 2K+ और 2Na+ भी पॉसिबल है। तीनों पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी हो सकता है 4+ बैलेंस करने के लिए। तो अगर हम नंबर नहीं बताएंगे तो हम तो कुछ भी मान सकते हैं ना। हाँ सर। यस हाँ सर। सर, समझा सर। इसलिए हमें एक से ज्यादा हो तो नंबर बताने पड़ेंगे, और एक ही हो तो नंबर बताने का जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ सर। अच्छी बात है, समझ गए। तो अब है ना मुझे नेम लिख के बताओ। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ सॉल्व करने को, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 तुम नेम लिख के बताओ, फिर मैं उसको थोड़ा अपने हिसाब से और एक्सप्लेन करूंगा। K4 FeCN, एक सेकंड रुकिए। तो ये काउंटर आयन को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना जैसा कुछ है नहीं ना, रूल ऐसा? नहीं ठीक। K4 FeCN6 इसका नेम बता दो एक, और एग्जाम्पल नंबर 2 K3 FeCN6 इसका नेम बता दो। फिर और भी करते हैं, फिर इनके बारे में एक दो चीजें और मैं बताता हूँ। पहले ये बताओ, इन दोनों के नेम बताओ। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। क्या? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट 2। नहीं रॉन्ग है। साइनिडो सी। साइनाइडो सी। साइनाइडो सी। देखो इसमें ना तुम्हें ये तो निकालना होता है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये सब तो आता है ना। हाँ सर। हाँ सर।
कोई ऐसा तो नहीं जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना नहीं आ रहा, फिर वो बता दो मेरे को अभी। सभी को आता है? ठीक है, देखो अब इसका नेम क्या होगा। अगेन सिंपल है, आईयूपीएसी नेम हम लोग देख रहे हैं इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा ना। आईयूपीएसी नेम सिंपल है। सबसे पहले कैटायन का नेम लिखेंगे, कैटायन इज पोटेशियम, पोटेशियम है ना। देखो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस ऐसा देगा, है ना। तो पहले कैटायन का नेम लिखा पोटेशियम, फिर अब कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है, तो सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखना पड़ेगा। तो 6 है लिगेंड, इसलिए हेक्सासाइनाइडो सी। Cn माइनस एनाइनिक लिगेंड है, तो साइनाइडो सी हो गया। फिर फेरेट, फेरेट क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेकंड। तो नेम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो सी फेरेट सेकंड। सर वो क्लियर है सी सभी? क्योंकि ये कार्बन से डोनेशन कर रहा ना, अच्छा सर। तो हमें वो बताना पड़ेगा। मैंने बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें, जब एनाइनिक का नेम पढ़ रहे थे। देखो ये देखो साइनाइडो सी, ये दिख रहा है ये? हाँ सर समझा। चलिए अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होता है। इसका कॉमन नेम होता है, वो भी एक बार ध्यान रख ले, क्या पता कुछ भी कभी भी पूछ लिया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका कॉमन नेम होता है। अब देखो याद कैसे रखा जाता है वो मैं बताता हूँ। फेरो जो आया है ना, फेरो ये कहाँ से आया? फेरो आया फेरस से, फेरस से फेरो लिया गया है। और हमें पता है Fe2 प्लस इज फेरस एंड Fe3 प्लस इज फेरिक। तो देखो कॉमन नेम में फेरो था, तो फेरो से हमें क्लियर हो गया कि वो 2 प्लस में रहा होगा बस। तो यहाँ से कॉमन नेम इतना ही होता है इसका, पोटेशियम फेरोसाइनेट। फेरो फेरस से आया, फेरस मतलब Fe2 प्लस। ऐसे ही इसका नेम लिखेंगे तो क्या होगा? सेम रहेगा, थोड़ा डिफरेंस है बस उसमें। रोमन में 3 हो जाएगा ना। हाँ बस, उसका नेम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो सी, फिर फेरेट थर्ड, है ना। अब इसका कॉमन नेम तुम ऊपर वाले नेम से ही बताओ क्या हो सकता है। पोटेशियम फेरिक पोटेशियम फेरिक साइनाइड। तो हम बोलेंगे इसका कॉमन नेम होगा पोटेशियम फेरी साइनाइड। अब वही अगेन ये फेरी कहां से आया है? फेरी आया है फेरिक से, और फेरिक का मतलब Fe3 प्लस होता है, समझते हो? यस सर। चलिए अब एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, इन दो के बारे में और बताओ, फिर मैं और आगे बातें करते हैं। एक बताओ मुझे Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, और एक बताओ Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस। सर हमने वो कॉमन नेम में डायरेक्ट साइनाइड लिख दिया, तो अभी एन से देता तो भी साइनाइड ही लिखते हैं। हाँ तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी में थोड़ा तो फर्क है ना। कॉमन नेम मतलब जनरली किस नेम से इसको जाना जाता है, तो कॉमन नेम तो वो फिक्स है, जो बोल दिया वो बोल दिया, उसमें कोई रूल नहीं है। अच्छा ठीक है सर। हम्म iron 3 hexacyanidopherit 2। क्या क्या क्या? आयरन 3? हाँ किसमें? पहले वाले में। आयरन पहले वाले में आयरन 3 क्यों लिखा है मतलब? बाहर अच्छा भी आयरन का आयरन है ना। ऑक्सीडेशन नंबर, ओके ओके। हाँ बाहर भी आयरन है ना, तो उसके लिए बाहर का आयरन वो आयरन 3 और अंदर में हेक्सासाइनिडो सी फेरेट 2। ठीक है।
देखो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, मतलब ब्रेक इन द सेंस वाटर में डालूं, तो ये Fe3+ देगा और FeCN6 के 4- देगा, वो भी 3 टोटल है ना। अब इसका देखो IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम होगा आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो C फेरेट 2। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर है ना, एक तो आपने पहले पोटेशियम के आगे पोटेशियम फर्स्ट नहीं लिखा, यहाँ पे आपने आयरन के आगे आयरन 3 लिख दिया है, ये मतलब क्या चल रहा है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, नेम ऐसा होना चाहिए हमारा कि उस नेम से हम लोग यूनिक स्ट्रक्चर बना सके। मतलब कि भाई नेम लिख दिया और कोई बोले स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम उससे स्ट्रक्चर बना चुके, उससे और ज्यादा पॉसिबिलिटी ना बने कि इससे ये स्ट्रक्चर भी बन सकता, वो स्ट्रक्चर भी। अब पोटेशियम में हमें 1 लिखने का रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ा, बताओ। क्योंकि उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। हाँ, उसकी तो एक ही होती है ना, तो फिक्स हो गया। अब आयरन में तो हमें पता है, अगर देखो अगर मैं यहाँ पर 3 नहीं लिखता, तो ये जो यहाँ पर ये 3 आए ना, ये वाला 3, इसको मैं कैसे पता लगाता यहाँ पर 3 है, समझे। तो मुझे आयरन 3 लिखना जरूरी है, अदरवाइज मैं इस नेम से पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा। अब हम लोग बात करें अगर इसका कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन नेम होता है, देखो, फेरो साइनाइड। अब पहला वाला फेरी किसके लिए है, पहला वाला फेरी तो पहले वाले Fe3+ के लिए है, और दूसरा वाला फेरो Fe2+ के लिए, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। समझ रहे हो बात को, बोलो। समझा। तो इसलिए इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड। अब ये नाम तुम्हें अगर थोड़ा भी लॉजिक पता हो ना, माइनर सा भी लॉजिक पता हो, तो तुम नेम, कॉमन नेम इजीली याद रख सकते हो। मुझे पता है फेरी पहले क्यों आया, क्योंकि पहले Fe3+ था जो कि फेरिक होता है, इसलिए फेरी पहले आएगा, फेरो बाद में आएगा, समझे। अगर हम लोग इसके कमर्शियल नेम की बात करें, तो कमर्शियली ये प्रूशियन ब्लू के नाम से फेमस है ना। चलिए, अब दूसरे वाले का IUPAC नेम लिखे तो सेम ही, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस ये आयरन सेकंड हो जाएगा और अंदर हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो C फेरेट 3। अब देखो तुम मुझे इसका कॉमन नेम बोल लो। फेरी साइनाइड। इसका कॉमन नेम होगा फेरी। इस बार फेरो पहले आ गया है, क्योंकि पहले आयरन 2 है ना, तो फेरस से आया है, इसलिए फेरो पहले आ गया, फेरी बाद में आ गया, तो बोलेंगे फेरी साइनाइड। ठीक है, समझे बात को। अगर हम लोग कॉमर्शियल नेम की बात करें, तो कॉमर्शियल नेम क्या होगा इसका कॉमर्शियल नेम होगा टर्न्स बुल्स ब्लू। ऐसे ही लिखवा दिया मैंने, कल को कभी आ जाए तो मतलब ऐसा हमें ज्यादा ऐसा लगे नहीं देखने से, अरे भाई ये क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दूं करने के। हाँ सर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। चलिए हम लोग सिंपल भी लेंगे, अच्छे भी लेंगे, सभी लेंगे। फर्स्ट इज AgNH3 whole twice Cl. Second is CuNH3 whole 6 Cl3. Third is PtEn whole twice sulfate. Fourth is PtCl2En. Fifth is K3COOX whole thrice. Sixth is CONH3 whole thrice BrCl.
CH3NH2 Cl. Seventh is K2 PdCl4. Eighth is NaPT NH3BrCl note 2. 9 is PT NH3Cl2C5H5N. 10th is Cu Cl2 NH2 Cu NH2 whole twice. The last 11 Cu NH3 6 Cu CN6. करिए ये पहले कर लीजिए, जितने दिख रहे हैं वो हो जाते हैं, फिर नीचे स्क्रॉल कर देंगे हम लोग। सर स्क्रॉल करना। हो गया सभी का?
तो नीचे कर दीजिए। हो गया क्या? बोलो। हाँ सर। जी सर हो गया। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले में। देखो, अगर सपोज करो इसको मैंने वाटर में डाला है ना, तो वाटर में क्या देगा ये? इसके ऊपर प्लस और ये एक Cl माइनस, ऐसा ही देगा ये। हाँ सर। मतलब कॉम्प्लेक्स पे प्लस आ रहा है ना। इसका अगर तुम नेम लिखो तो नेम क्या होगा बताओ? बोलो नेम क्या होगा? डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। हाँ सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, उसमें भी लिगेंड का। तो दो आ रहे हैं तो डाई, अमीन में 2 M लगाएंगे, फिर लिगेंड हो गया, फिर सिल्वर। अर्जेंटेट क्यों नहीं लिखा, सिल्वर क्यों लिखा है? क्योंकि कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है ना सर पे। फिर फर्स्ट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा। फिर कैटायन का नेम तो क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। ऐसे ही सेम अगर इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये ऐसे 3+ और 3Cl माइनस देगा ना, अंदर क्या होगा? CONH3 होल 6। तो इसका नेम देखो, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है? हाँ सर।
सेम ऐसे ही अगर इसको तुम वाटर में डालोगे तो मिलेगा PtEn होल ट्वाइस 2 प्लस प्लस सल्फेट। इसका नेम क्या होगा? बोलो। This ethylene diamine platinum 2 sulfate. बेस इथाइलिन डायमीन है ना, इथाइलिन डायमीन, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथाइलिन डायमीन, फिर प्लेटिनम के ऊपर चार्ज क्या आएगा 2 प्लस का, फिर आगे सल्फेट। क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब इसका नेम बोलो। अब एक से ज्यादा लिखने वाला केस आ गया, इसका नेम क्या होगा? इथाइलिन डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम। रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग। डाइक्लोरो पहले होगा ना, डाइक्लोराइडो पहले आएगा, डाइक्लोराइडो पहले आएगा, क्योंकि क्लोराइडो का सी पहले आता है इथाइलिन डायमीन के ई से, तो डाइक्लोराइडो फिर इथाइलिन डायमाइन फिर प्लेटिनम, और प्लेटिनम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यहाँ पर? 2 आएगा, प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, समझ आ रही है सभी को? हाँ सर। चलिए अब इसमें बोलो। पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3। पोटेशियम, तुम चाहो तो ट्राई भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो ट्रेस भी लिख सकते हो ना, दोनों ही चलेगा। पोटेशियम ट्राई या ट्रेस। फिर उसके बाद ऑक्सलेटो, फिर यहाँ पर कोबाल्ट नहीं होगा, कोबाल्टेट आई थिंक ऐसा हो, कोबाल्टेट थर्ड। सही है सर? ट्राई क्यों चलेगा? ट्राई भी चलेगा, तुम देखोगे बहुत जगह है ना ट्राई लिखा हुआ भी मिल जाता है। वैसे तो ट्रेस आना चाहिए, बट ट्राई लिखा हुआ भी तुम देखोगे बहुत जगह, इसलिए मैंने लिख दिया है ट्राई। सिर्फ ऑक्सलेटो की बात कर रहे हो ना? हाँ, ऑक्सलेटो की बात कर रहा हूँ। ठीक। 6th में देखो, 6 में बहुत सारे लिगेंड है। सबसे पहला नाम किसका लिखूंगा? अमीन का। अमीन का। ट्राई अमीन 2M वाला, फिर ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन में एक ही एम आएगा। लिख सकते हैं ना? हाँ, एक है ना। हाँ, चाहो तो तुम ब्रोमो क्लोरो भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्रोमियम 2 क्रोमियम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा जल्दी बोलो? +1 -2 +3 आएगा, थर्ड आएगा। फिर क्लोराइड, समझ गए? बोलो। हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट वाले का नेम बोलो। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट। पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो की जगह इस बार मैं क्लोरो लिख देता हूँ ना, कुछ अलग करते हैं। क्लोराइडो भी हो सकता है, क्लोरो, फिर पैलेडियम है तो पैलेडियम का पैलेडेट होगा। देखो हाँ, पैलेडेट। हाँ, पैलेडियम है ना, पैलेडियम तो ईएम हटा के 8 लगाना होता है हमेशा। ईएम हटा दिया, 8 लगा दिया, तो क्या बन गया? पैलेडेट सेकंड। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट का नेम क्या होगा? एक तो आएगा सोडियम, फिर अमाइन, अमीन 2M वाला, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर नाइट्राइटो N है ना, फिर प्लेटिनेटो नहीं, प्लेटिनेट लिगेंड नहीं है, सेंट्रल एटम है वो। 8 आएगा, प्लेटिनेट सेकंड। समझ गए? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट बताओ। अमाइन डाइक्लोरो
अमाइन डाई क्लोरो या फिर क्लोराइडो। ठीक है, आगे pyridine platinum 2। pyridine platinum 2। दिस इज पेरिडीन। C6H5N सभी जानते हैं पेरिडीन होता है न्यूट्रल लिगेंड है। हाँ सर। प्लेटिनम सेकंड, देखो ये वही है C6H5, ये C6H5N, C6 नहीं C5H5N, दिस इज पेरिडीन या पाइरिडीन, कुछ भी बोले, न्यूट्रल लिगेंड है, वो लिख दिया हमने। नेक्स्ट सर मुझे डाइक्लोरो बेस यूरो। एथ वाले में हमें NO2 का कोई कुछ चार्ज, बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? 2 का सर एथ वाले में NO2 का एट चार्ज कैसे डिसाइड किया? NO2 गैसीय स्टेट में न्यूट्रल भी रहता है ना। नहीं नहीं नहीं, अपने पास तो NO2 माइनस लिगेंड है ना, बात खत्म। हम तो पढ़ी NO2 माइनस लिगेंड के बारे में रहे हैं। चार्ज क्या डिसाइड करना है, ठीक है। सर वो प्लैटिनम का एक बार 2 कैसे आया बताना। प्लेटिनम 2 कैसे आया? अब देखो, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर -1 का चार्ज है, पता है? हाँ सर। ठीक है, प्लेटिनम का x मान लो, प्लेटिनम का x मान लो। इस अमोनिया का 0 होता है, Br का -1, Cl का -1, NO2 का भी -1। ओवरऑल इसका चार्ज -1 के इक्वल है, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है। हाँ सर समझ गया। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे वाले का नेम कर रहे थे, उसका नेम सर वो पेरिडीन होगा कि पेरिडाइल? नहीं नहीं, पेरिडीन ही होगा वो, एकदम पेरिडीन ही लिखना है। ठीक है। CuCl2 NH2CO NH2 होल्ड ट्वाइस, क्या नाम लिखेंगे? बेस नहीं सॉरी, डाइक्लोराइडो बेस यूरिया। डाइक्लोराइडो बेस यूरिया, आगे कॉपर 2। कॉपर 2। हाँ कॉपर सेकंड। चलिए द लास्ट वन, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 और हेक्सासाइनाइडो कोबाल्ट 3, मतलब साथ में। देखो अब देखो, मैं ना कुछ बता देता हूँ। जैसे ये पहले वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ चार्ज होगा, मान लो +x, तो दूसरे वाले पे -x ही रहेगा, क्योंकि चार्ज दोनों पे प्लस और माइनस में बराबर है। अगर अलग अलग आता तो कुछ ऐसा फार्मूला बनता है इसका, नीचे 2 इधर 3 इस टाइप का, बट दोनों में 1:1 रेशियो है, तो चार्ज का रेशियो भी सेम रहा होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब है ना, देखो बात सुनो मेरी। एक सेकंड रुको, उसके लिए मुझे ना एक चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी पहले। कहाँ गई वो टेबल? हाँ ये रही। अब देखो इस टेबल को देखो, तो इसमें तो दो पॉसिबिलिटी है ना। कोबाल्ट +2 में और +3 में, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है ना। कोबाल्ट +2 में हो या +3 में हो, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, ठीक है। तो उससे तो हमें कुछ मतलब निकलनी चाहिए। हम मतलब ये कैसे निकालेंगे यहाँ पर कि दोनों में कोबाल्ट +3 में, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, यही हमारा मुद्दा है अभी। सर A और B मान लो तो x को 3 डाल देंगे। हाँ सर। नहीं, वो तो डाल तो देंगे, पर वो तो हिट एंड ट्रायल हो गया ना, मैं वैसे ही बताना चाह रहा हूँ। या फिर देखो, सर हम चलो लोग को ठीक लास्ट है, ईयर बताया हाँ था, मैंने, हाँ क्या? हम लोग को एवाईडी सर ने लास्ट ईयर बताया था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में, अगर सेम सेंट्रल एटम हो तो। अगर अलग अलग रहेगा ना, तो जो पास में है, अगर स्कैंडियम और कोबाल्ट रहता ना, तो स्कैंडियम पे हम लोग ज्यादा वाला डालते पॉजिटिव। देखो ऐसा सर बताया था। मैं बताता हूँ तुम्हें, चलो कोई बात नहीं, सर ने जो बताया, हमारा या तो कोबाल्ट +2 में हो सकता है या +3 में हो सकता है, दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी होगी ना, कोई एक होगा, है ना, बोलो।
या तो +2 में होगा कोबाल्ट या +3 में होगा, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ हाँ सपोज करो ये वाला कोबाल्ट +3 में है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? +3। हाँ तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -3। माइ- तो ये वाला हाँ कोबाल्ट वापस किस में आ गया? +3 में आ गया। +3 में आ गया, है ना। ठीक है, अगर मान लो ये वाला कोबाल्ट, वैसे तो कोबाल्ट है ना, मैक्सिमम टाइम में तुम्हें बता देता हूँ, कोबाल्ट अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा तो +3 में ही रहने वाला है। अगर मान लो यहाँ पर कोबाल्ट मेरा +2 में तुमने डाल दिया, सपोज करो +2, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? +2। तो यहाँ पर चार्ज कितना आया? -2। हाँ ये -2 आया तो ये कोबाल्ट किस में आया? +4 +4, जो कि क्या है? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, मतलब इधर मेरा +2 भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब मुझे क्या रखना पड़ेगा? +3 रखना पड़ेगा। +3 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने टेबल एंड बनाई है ना, वो किसका कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है किस चार्ज में, उस टेबल को याद रखना है, वो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग नेम लिखने जाए तो पहले कैटायनिक पार्ट का नेम लिखते तो क्या नेम होगा? हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड। यहाँ पर कोबाल्ट लिखा है क्योंकि प्लस का चार्ज होगा पहले वाले पर। फिर आगे वाले का नेम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो सी कोबाल्टेट थर्ड। अब कोबाल्टेट लिखा है दूसरे वाले में, क्यों? नेगेटिव आएगा उस पे। क्योंकि उस पे नेगेटिव आ रहा है, -3 का चार्ज, इसलिए। समझ गए? जी सर। चलिए, अच्छी बात है। तो हमने देखो IUPAC नेमिंग का जो मेजर पोर्शन था वो तो कर लिया। अभी है ना वो पाई कॉम्प्लेक्स का और है, तो वो और मैं बता देता हूँ। उसके लिए 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा इमेज ऐड हो जाए। 2 इमेज और ऐड करनी है मेरे को। चलिए, अब आते हैं नेमिंग ऑफ पाई बाउंडेड कॉम्प्लेक्स। वो कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए इसमें क्या है। इसमें देखो क्या है नेमिंग ऑफ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें बोला है देखो, या तो लिगेंड होगा तो लिगेंड अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डोनेट करता है, बट पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? इसमें लिगेंड अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, तो वो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स मेरे होते हैं। तो इसमें देखो मैंने लिखा भी है कि इन पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग लिगेंड। सिंपल सा फंडा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगी, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ऐसा किसी का डोनेशन नहीं होगा। इसके एग्जांपल कुछ फिक्स्ड एग्जांपल्स है, वो लिख रहे हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एग्जांपल नंबर 1 देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग इथाइलिन बोलेंगे। ये क्या होता है? इसने यहाँ से डोनेशन किया किसको? मेटल को। तो हमें मिला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इथाइलिन को? nita2C2H4। ये स्टैंडर्ड मेथड है डिनोट करने का, nita2C2H4। ऐसे ही मान लो बेंजीन होगा, तो बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो जाएगी मेटल को, इसको रिप्रेजेंट करेंगे nita6C6H6। सही, थर्ड एग्जांपल इस पर स्टार मार्क किया है। ये मेरा कंपाउंड है ना, नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, इसको लिखेंगे nita5C6C5H5। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर ये नीटा की पावर में क्या लिखा है, नीटा की पावर में क्या लिखा है? तो देखो मैंने नीचे लिखा भी है, व्हाट इज नीटा की पावर x। तो इसमें मैंने क्या लिखा है? दिस x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लिगेंड in which pi electron density is distributed। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने कार्बन के बीच में है, कितने कार्बन है जो उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करते हैं
वो होगा ईटा की पावर में। जैसे इथाइलिन में 2 कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए ईटा की पावर 2। बेंजीन में कार्बन डेंसिटी कितने, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने कार्बन के बीच में है? 6, क्योंकि वो रेजोनेंस होगा ना, घूमेगी, तो नीटा की पावर 6 हो जाएगा और आगे उसका फॉर्मूला C6H5। ऐसे ही साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन है, उसमें वो नेगेटिव चार्ज के साथ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा घूम रहा है 5 कार्बन के बीच में, इसलिए नीटा की पावर 5। नीटा की पावर रिप्रेजेंट करता है कि कितने कार्बन के बीच में वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है। अब नीचे मैंने लिखा है स्टार मार्क करके, सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स विद पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड के कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पहले जो पॉपुलर एग्जांपल है उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जो पॉपुलर है। पहला एग्जांपल है Cr, नीटा की पावर 6, C6H6 होल ट्वाइस। तो नीटा की पावर 6 और C6H6 का मतलब सिंपली क्या है? बेंजीन, यही मतलब है। हाँ सर। अब इसका नाम होगा, इसका आईयूपीएसी नेम लिखा है मैंने यहाँ पर, बिस बेंजीन क्रोमियम 0। कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, बेंजीन पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्रोमियम पर भी 0 चार्ज होगा। ठीक है, तो क्रोमियम है ये मेरा, इसके इधर से भी बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है, ऊपर से भी, तो सैंडविच टाइप बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। और एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक लिगेंड है और मेटल यह है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। नीटा की पावर 6, C6H6 सिंपली बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 2, लाइक जैसे मान लो ऐसा लिखाओ, Fe नीटा की पावर 5 C5H5 होल ट्वाइस, फिर ऐसा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हमारा नेम होगा बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन आयरन सेकंड। आयरन के ऊपर 2 का चार्ज कैसे आ गया? बताओ। वो आयन है, अब क्योंकि वो आयन है ना C6H5, उसके ऊपर एक नेगेटिव में चार्ज था। ठीक है, इसका कॉमन नेम किसी को पता है? इसका कॉमन नेम क्या होता है? फेरोसीन। इसका कॉमन नेम होता है मेरे पास फेरोसीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा, बीच में Fe2+ आयन है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में रेजोनेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर डेंसिटी इधर डोनेट होगी, इधर डेंसिटी यहाँ पर डोनेट होगी। ऐसे ही मान, वो प्लस 2 कैसे आया आयरन पे? क्या बोल रहा है? आयरन पे वो +2 कैसे लिखा, वो समझा नहीं मेरे को, मतलब दिस इज साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन, इस पर एक नेगेटिव का चार्ज है, ये टोटल में 2 नेगेटिव है, तो आयरन हाँ, पे +2 आएगा, तभी तो हाँ सर, कॉम्प्लेक्स पे हाँ 0 सर। आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 इज जीसे सॉल्ट। क्या होता है जीसे सॉल्ट? पता है किसी को? जीसे सॉल्ट इज KPtCl3 नीटा 2 C2H4। दिस इज जीसे सॉल्ट। C2H4 ही लिखा था क्या वो? हाँ ठीक है। इसका अगर हम लोग नेम लिखे तो नेम इज पोटेशियम ट्राई क्लोराइडो, फिर क्या लिखेंगे? इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड। ठीक है, इसका नेम होगा। इसका स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, प्लेटिनम होता है +2 चार्ज वाला, उसको इधर से डोनेशन मिल रहा है, ऐसे इधर से Cl डोनेट करा, इधर से Cl, इधर से Cl और इधर से C2 डबल बॉन्ड, ये इस तरह का दिखेगा हमें।
क्लियर है? ओवरऑल पर इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो। हाँ सर सर। वो ईटा को कुछ आईपैक नेम में नहीं डालेंगे? किसको क्या बोल रहा है? जो ईटा 2 है ना उसको। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है, उसको नहीं लिखेंगे। इथाइलिन लिख दिया तो हमें सब कुछ पता चल गया वहां से, उसको नहीं लिखते। ठीक है। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है। देखो इस पूरे चैप्टर का 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट बेसिक पॉइंट्स और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सेकंड पार्ट बॉन्डिंग थ्योरीज, इसमें हम लोग अलग अलग बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ेंगे, लाइक वर्नर की थ्योरी, सिडविगियन रूल, वीबीटी, सीएफटी, ये सब। सेकंड पार्ट होता है बॉन्डिंग थ्योरीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पार्ट होता है इसका क्या क्या होता है थर्ड पार्ट? इसके बाद क्या पढ़ते हैं बॉन्डिंग थ्योरीज के बाद? वो आइसोमर्स आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है ना, तो 3 ही पार्ट होते हैं हमारे पास, है ना। फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ लिया, कॉमन बेसिक पॉइंट्स एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सेकंड पार्ट बॉन्डिंग थ्योरीज, जो अब हम लोग अब पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट होता है आईयूपीएसी सॉरी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो एक लेक्चर का है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कौन? बॉन्डिंग थ्योरीज। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं क्या? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है? बॉन्डिंग। यार 5 नाम इसी पेपर पे लिखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, फिर पेज ऐड भी करना है मेरे को। बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। स्टेबिलिटी और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला भी है ना? हाँ वो सब हो जाएगा, बॉन्डिंग थ्योरीज में ही सब हो जाएगा, सब 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 इसी में है। बॉन्डिंग थ्योरीज इन सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कौन सी बॉन्डिंग थ्योरीज है हमारे पास पढ़ने को? देखो फर्स्ट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है। सेकंड इज सिडविक EAN रूल। थर्ड इज VBT। VBT का फुल फॉर्म लिखवाने की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं सर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फोर्थ इज CFT, मोस्ट इंपॉर्टेंट, crystal field theory, and the last one, fifth is LFT, ligand field theory। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर मोटा मोटा बोलें तो हम बोलते हैं ये जो थ्योरीज है ये तो क्या है? ओल्ड थ्योरीज है ना। और ये जो थ्योरी ये है अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई। और जो लास्ट वाला बचा उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट इन सिलेबस। तो ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो देखो जो बिल्कुल कचरा कचरा है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो कभी जेई मेन में आ जाते हैं। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, सिडविक-ईएन रूल, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो सिर्फ सीएफटी बहुत अकेला है। अगर किसी बच्चे को पूरे चैप्टर में सिर्फ सीएफटी आता और कुछ भी नहीं आता ना, तो मान लो 80% स्कोर कर सकता है इस चैप्टर से। सीएफटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक वैलेंस बॉन्ड, हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। 4 थ्योरी पढ़नी है बस हमें। स्टार्ट करते हैं हम लोग विद वेरी फर्स्ट वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सिंपल है। देखो इसकी थ्योरी के लिए अभी इमेज में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि थ्योरी बहुत खतरनाक ज्यादा है इसमें। हाँ ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्या बोला वर्नर ने बोला, देखो वर्नर की कुछ कुछ बातें एकदम हाइपोथेटिकल बातें हैं, कुछ कुछ तो वो हमें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तो थ्योरी है। अब जो बोल दिया साइंटिस्ट ने वो बोल दिया, ठीक है। वर्नर ने क्या बोला? वर्नर ने बोला फर्स्ट पॉइंट देखो, सेंट्रल एटम इज अटैच्ड टू द वेरियस स्पीशीज व्हिच सैटिस्फाइज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। मतलब उस टाइम पर उसने उन वैलेंसी का 2 नाम दिया कि जो
सेंट्रल एटम से जो अटैच होगी स्पीशी वो कौन होगी, वो लिगेंड होगी। वो दो तरह के वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकती है, या तो प्राइमरी वैलेंसी को या सेकेंडरी वैलेंसी को। उस टाइम पर उनको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता था। आज के टाइम पर उसको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बोलते हैं, है ना। अरे हमने क्लास कितना 11:40 स्टार्ट किया था ना। जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, तुम्हें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के भी मतलब पता होने चाहिए। इसमें लिखा है नाउ इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर विच इज जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायंस। मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा हर लिगेंड एनायन होता है, तो क्या मेरी बात सही है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं, न्यूट्रल भी होता मतलब न्यूट्रल और कैटायनिक भी होते हैं। कैटायन भी हो सकते हैं। है। हाँ मैं बोलूं कि पूरे फॉर्मूले में जितने भी एनाइन है सब लिगेंड होंगे, क्या मेरी बात सच है? हाँ सर। अबे कैसे हाँ। सच है, मैं ऐसा लिख दूं बाहर Cl3 लिख दूं, ये भी तो एनाइन है, क्या लिगेंड है क्या? नहीं है ना। हाँ नहीं है सर। नहीं है। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर लिखा होगा वो कौन होगा, वो लिगेंड होगा, चाहे वो कैटायन हो, चाहे एनाइन हो, चाहे न्यूट्रल हो। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है आज के जमाने में, और वो जनरली सेटिस्फाइड बाय एनाइन। सेकंड लिखा है सेकेंडरी वैलेंसी, उसमें लिखा है नाउ इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डिफाइन करते हैं, लिगेंड्स। ठीक है, हाँ सर। तो देखो यहां पर लिखा है विच इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस एंड न्यूट्रल स्पीशी। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हैं विच इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। वो हमारे लिगेंड्स भी हो सकते हैं, लिगेंड्स हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं, कैटाइन भी हो सकते हैं, बट जनरली वो एनाइन से न्यूट्रल ही हमें मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करें ऐसा CONH3 होल 6 Cl3, तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? प्राइमरी। ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये कौन है, क्योंकि ये एनायन है ना। हाँ सर। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को, क्योंकि ये लिगेंड है। सपोज करो मैंने अगेन ऐसा लिखा CONH3 4 Cl2Cl, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? प्राइमरी। वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि एनाइन है। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये Cl2 सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों को। क्यों? अच्छा, इससे वो ऑक्सीडेशन निकाले ना -2 लेके। हाँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये भी तो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ इससे ही थोड़ी आ जाएगा, इससे भी तो आएगा। बोलो, तो ये एनाइन भी है, ये लिगेंड भी है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों है। और ये कौन है? ये सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर मेरा लिगेंड है, सिर्फ लिगेंड है, तो वो सेकेंडरी तो होगा ही होगा। देखो लिगेंड है तो सेकेंडरी, और एनाइन है तो प्राइमरी, ऐसा ध्यान रखो बस, है ना। A फॉर एनाइन सबसे पहले आता है इसलिए प्राइमरी वैलेंसी, और L फॉर लिगेंड वो बाद में आता है, A के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। अगर लिगेंड एनाइनिक हुआ तो वो प्राइमरी वैलेंसी में भी जाएगा। समझ गए? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी बताने के बाद कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट क्या है, स्टार मार्क करके लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, secondary valencies are non-ionizable whereas primary valencies may be ionizable or non-ionizable। कोई एक्सप्लेन कर सकता है पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट जिस पर स्टार मार्क किया है, ये वाला पॉइंट। तो मतलब वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर वाले होंगे तो वो आयनाइजेबल होंगे, वरना नहीं।
हमने बोला है कि सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब लिगेंड है। लिगेंड तो कभी आयनाइज हो नहीं सकते क्योंकि वो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। हाँ और प्राइमरी वैलेंसी में लिखा है मे बी आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल। मतलब सर अगर ना बाहर एक आयनिक पार्ट है, जैसे Cl2 अगर बाहर लिखा है तो आयनाइजेबल है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा है तो उससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं ना सर एटम का, तो हाँ, बट तभी वो वो आयनाइज आयनाइजेबल नहीं नहीं है। होगा। हाँ समझ में आई मेरी बात? बोलो, बात समझ आई? सेकेंडरी तो हमेशा नॉन आयनाइजेबल है, प्राइमरी आयनाइज हो भी सकता है, आयनाइज नहीं भी हो सकता। मतलब मे बी नॉन आयनाइजेबल और आयनाइजेबल। क्लियर है ये बात? सब प्राइमरी का नॉन आयनाइजेबल का बताना है। ये देखो ना, यहाँ पर ये Cl2 देखो प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, बट ये Cl2 नॉन आयनाइजेबल है, अच्छा आयनाइज सर। थोड़ी हो गए। समझे? हाँ सर। चलो सेकंड पॉइंट लिखा है स्टार मार्क करके, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? और प्राइमरी तो खैर दोनों ही हो सकती है, इसलिए उसको लिखा ही नहीं मैंने। हाँ छोड़ो, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। हाँ सर, तो एक डायरेक्शन से मतलब एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री रहेगी ना, उसी ज्योमेट्री में रहेंगे तभी वो डोनेट कर पाएगा ना, ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्रा। देखो, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब लिगेंड, लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल नेचर के ही होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी लिगेंड हो भी सकता है, लिगेंड नहीं भी हो सकता है। अगर वो प्राइमरी वैलेंसी लिगेंड होगा तो डायरेक्शनल होगा, अगर प्राइमरी वैलेंसी बाहर है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? बाहर है तो आयोनिक बनाएगा, तो आयनिक नॉन बॉन्ड डायरेक्शनल। बनाएगा, वो नॉन डायरेक्शनल है। सेकंड पॉइंट क्लियर? यस सर। थर्ड पॉइंट तो वर्नर की खुद की थ्योरी थी जो हमें माननी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, थर्ड पॉइंट तो सिंपल वर्नर की थ्योरी थी। लिखा है फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसीज आर शोन बाय डैश लाइन, लिखा हुआ डैश डैश डैश, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज आर शोन बाय सॉलिड लाइन। स्पीशीज विच सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ सॉलिड एंड डैश लाइन। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट तो एकदम वर्नर का पॉइंट है, प्राइमरी होगा तो डैश, सेकेंडरी होगा तो सॉलिड, दोनों होगा तो दोनों ही लाइन। क्लियर है? बोलो। सर मतलब वो दिखाएंगे कैसे? क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर मतलब वो दिखाएंगे कैसे, वो मतलब डैश और सॉलिड लाइन? मैं बता, तुम बता। देखो एग्जाम्पल 1 मैंने लिया है, सपोज करें एग्जाम्पल 1 मैंने लिया, वही सेम एग्जाम्पल CONH3 होल 6 Cl3 है ना। मैं बोलता हूँ प्राइमरी वैलेंसी कौन है? एनायन, A4 एनायन, A4 P4 P मतलब प्राइमरी मतलब पहले आएगा, और सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड मतलब NH3 है ना। अब रफ बना दो, रफ डायग्राम। कोबाल्ट से 6 लिगेंड कनेक्ट कर दो, जो सेकेंडरी वैलेंसी वो तो सॉलिड लाइन से कनेक्ट होंगे। बोलो, उसने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताया कि पिक्चर कैसे बना सकते हैं, एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं। अब Cl कहीं भी लगा दो, 3 Cl जहां तुम्हारी मर्जी हो ना वहां लगा दो, Cl Cl Cl। तो बस उसने ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताया। अरे बहुत पुरानी थ्योरी है, जब लोगों को ज्योमेट्री के बारे में आइडिया नहीं था तब दे दी थी उसने। तो हम पता लगा देंगे कि जो डैश डैश लाइन है वो सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी है, और जो हमारा सॉलिड लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी। तो ऐसा देंगे, समझे? यस सर। जैसे मान लो अगेन एग्जांपल 2 वही पहले वाला, CONH3 4Cl और बाहर लिखा है Cl है ना, Cl2। तो देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा CO है, फिर 1 2 3 4 5 6, ये Cl मान लो, ये Cl मान लो, ये NH3 NH3, ये NH3 और ये NH3, फिर एक Cl तो सिर्फ डॉटेड से, और ये वाले जो Cl है सॉलिड से भी होंगे और डॉटेड से भी होंगे। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई। हाँ, मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात?
हाँ सर। बोलो। यस सर। चलिए। ठीक है, अब हम लोग होमवर्क लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? फ्राइडे है। फ्राइडे और सैटरडे, फिर दोनों दिन होगा ना? हाँ हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 2 पूरा करना है हमें, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, है ना? ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। चलिए ठीक है फिर।